का स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 356। एक से ज्यादा अकेडमी टीम्स थी जिन्होंने इस तरह उन लोगों को उकसाया था। ये लोग वास्तव में परेशान करने वाले हैं। रजत रस्तोगी ने अपना चेहरा बनाते हुए कहा, वे सिर्फ अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और हल्के से कहा, जब वे और बाकी लोग लड़ रहे थे तो वो नज़ारा शायद कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया था, और जितना ज्यादा वे फैलते गए उतना ही ज्यादा वे चकित होते गए, जिससे कि समान पावर वाली एकेडमी टीम्स बहुत क्रोधित लग रही थी। चलो वापस चले और आराम करें, हम कल स्काई सिटी जाएंगे। ऋतिक ने अपना डार्क एज भाला अपने कंधे पर रखा और फिर बैटल एरिया छोड़ दिया। चूंकि उन्होंने लगातार जीत से काफी पॉइंट्स हासिल कर लिया थे, दोपहर और शाम की लड़ाई डेथ रीजन एकेडमी से संबंधित नहीं थी और वे सफलतापूर्वक आगे बढ़ गए थे। उन्हें बस ये देखने के लिए आज रात की घोषणा का इंतजार करना था कि अगले दिन उन्हें किस समय जाना था। होटल के कमरे में लौटने के बाद ऋतिक सीधे अपने दिमाग में सिस्टम में घुस गया। रैंक 8 वॉरियर की पोस्ट पिछली पोस्ट की तरह इस बार भी उसे एक नई स्किल हासिल हुई थी। यह क्या है? ऋतिक ने देखा कि इस बार भी उसने वास्तव में एक स्किल हासिल कर लिया था। तभी जाने स्किल परिचय पर करीब से नजर डाली था। स्किल जीवों को दूसरे आयाम से बुला सकती है। कूल डाउन टाइम 1 वीक। ये किस तरह का घटिया स्किल है? ऋतिक इस समय शिकायत करने से अपने आप को नहीं रोक सका, क्योंकि 1 सप्ताह का कूलडाउन टाइम बहुत लंबा था। ऋतिक जो इसे पहले आजमाना चाहता था, उसने यह विचार छोड़ दिया। नई सिस्टम स्किल पावर ऑफ स्टार्स का परिचय बहुत सरल था। सितारों की पावर को अब्सॉर्ब करें और अपनी क्षमताओं में सुधार करें। इसे केवल रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। कूल डाउन टाइम 3 इस स्किल का कूलडाउन भी काफी लंबा था और इसका इस्तेमाल केवल रात में ही किया जा सकता था, जो काफी प्रतिबंधात्मक लगता था। लॉटरी ड्रॉ की संख्या को देखते हुए वास्तव में 3 और थे। वो शायद अपग्रेड के बाद दिया गया था। जीन लॉक इंटरफेस को देखने पर रैंक 4 का जीन लॉक अभी भी ब्लॉक स्थिति में था और इसे अनलॉक करने के लिए क्लिक नहीं किया जा सकता था, जिससे ऋतिक थोड़ा दुखी हो गया। हालांकि जेनेटिक लॉक को खोलना बहुत खतरनाक था, लेकिन अगर यह सफल रहा तो ये शरीर में गुणात्मक परिवर्तन लाता था। दी ऋतिक अभी यह सोच ही रहा था कि तभी टेबल पर रखे फोन से आवाज आई। ये सुनकर ऋतिक ने तुरंत फोन की ओर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ऋतिक साफ देख सकता था कि उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर परी का एक मैसेज आया है। परी ने वास्तव में उसे एक मैसेज भेजा है। ऋतिक को ये थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने सीधे अपना फोन उठाया और बस क्लिक किया, और उसने जो देखा उससे ऋतिक की आंखें शॉक में बड़ी हो गई। ये परी की एक तस्वीर थी। किसी ने इसे चुपके से लिया था, लेकिन परी ने फोन पकड़ रखा था और वो कुछ देख रही थी। फिर उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई थी। हा, पता नहीं इस बच्चे के क्या रिएक्शन होंगे। उसी समय मदान फैमिली के मैंशन में सनाया ने चुपके से परी का मोबाइल फोन ले लिया था और जो तस्वीर उसने गुप्त रूप से ली थी उसे ऋतिक को भेज दिया था। क्योंकि परी के फोन पर कोई कांटेक्ट नहीं था और ऋतिक ही एकमात्र कांटेक्ट था, जिसने तुरंत सनाया को और भी ज्यादा उत्सुक बना दिया था। सनाया। जब सनाया कुछ शरारत करने ही वाला था कि तभी परी सामने आ गई। मैंने तुम्हारा मोबाइल फोन नहीं लिया और न तुम्हारी फोटो कहीं भेजी। जब सनाया ने परी को वापस आते देखा तो उसने हड़बड़ाते हुए कहा। अगले ही पल जैसे ही उसके शरीर का स्किल अनलॉक हुआ, उसका पूरा शरीर तुरंत अपनी जगह पर गायब हो गया। परी इस समय थोड़ी लाचार लग रही थी। सनाया की फिजिकल स्किल इतनी फास्ट थी कि वो सनाया को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकती थी। इस समय वो आगे बढ़ी और मेज पर रखा फोन उठाया। परी ने देखा कि सनाया ने वो फोटो चुपके से ऋतिक को भेज दी थी। ये देखकर परी की आंखें स्क्रीन पर टिक गई और उसका चेहरा थोड़ा लाल लग रहा था।
फिर उसने फोन टैप किया और उस मैसेज को देखने लगी। बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन इसी वक्त ऋतिक का मैसेज दोबारा आया। ऋतिक का मैसेज देखकर परी की आंखें बड़ी हो गई और वो फिर से शर्माने लगी। अगले ही पल कुछ देर सोचने के बाद परी ने कहा, मैंने इसे नहीं भेजा। अच्छा, मुझे पता है। इस समय ऋतिक को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन परी के फोटो डिलीट करके से पहले उसने फोटो को सेव कर लिया। परी द्वारा भेजे गए मैसेज को देखकर ऋतिक ने भी एक और मैसेज भेजा। ऋतिक का मैसेज देखने के बाद परी ने उसका बस इतना ही जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उसने इसे भेजा वो कुछ सोचने लगी और फिर उसने इसे वापस ले लिया। सो जाओ परी, मुझे एहसास हुआ कि तुम बहुत प्यारी हो। ऋतिक इस समय जोर से हंसने से लगा, खासकर परी द्वारा भेजा गया हम शब्द, जिसने ऋतिक को परी के क्यूट चेहरे की कल्पना करने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारे जान से मार दूंगी। इतना भेजने के बाद परी ने वापस से दोबारा मैसेज नहीं किया। गुड नाइट। ऋतिक ने कुछ देर सोचा, फिर एक मैसेज भेज दिया और उसे एहसास हुआ कि परी चली गई थी। हालांकि इस वक्त ऋतिक अच्छे मूड में था। उसने अपने हाथ में भाला पकड़ा और उसे इस छोटे से कमरे में लहराने लगा। अब जैसे ही ऋतिक ने अपना भाला लहराया, हवा में साय साय जैसी आवाज आने लगी। अब ऋतिक इस वैसिक निशानेबाजी का अभ्यास एकदम परफेक्ट तरह से कर रहा था। टावर ऑफ ट्रायल्स में ऋतिक ने बहुत सी चीजें सीखी थी, लेकिन वहाँ के स्किल कुछ पुराने स्किल थे और कोई हाई लेवल की स्किल नहीं थी। अगर वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था और विनाशकारी पावर चाहता था तो उसे अभी भी इसे स्वयं खोजने की जरूरत थी। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद ऋतिक पूरी तरह से थक गया था, इसलिए उसने नहाया और फिर सो गया। आज रात ऋतिक बहुत खुश लग रहा था। जल्द ही दूसरा दिन भी आ गया। ऋतिक ऑफिशियल कंपटीशन में भाग लेने के लिए सीधे स्काई सिटी जाने वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा था क्योंकि इस बार बहुत सारी एकेडमी भाग ले रही थी और कई टीमें भी थीं जो मूल टारगेट से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। इसलिए ऐसा लग रहा था कि आज सुबह एकेडमी की कुछ टीमें हटा दी जाएंगी और बाकी टीमें दोपहर में स्काई सिटी चली जाएंगी। हमारे डिवीजन में केवल 15 एकेडमी टीम्स है जो भाग ले सकती हैं, लेकिन अब हमारी संख्या कोटा से ज्यादा हो गई है, इसलिए अब हम नॉकआउट मैच आयोजित करेंगे। इस समय वे सभी टीम्स जो आगे बढ़ सकती थी यहाँ पर मौजूद थी और तभी एक स्टाफ मेंबर ने घोषणा की। जब आसपास के लोगों ने ये सुना तो उनमें हड़कंप मच गया, लेकिन वे इस बात को स्वीकार ही कर सकते थे। तो अब ये कैसे काम करेगा? एक आदमी खड़ा हुआ और स्टाफ मेंबर से बोला। उसके बोलते ही बाकी लोगों की नजरें भी स्टाफ मेंबर की तरफ घूम गई। समय बचाने के लिए हर एक एकेडमी स्नैच मैच आयोजित करने के लिए एक कैंडिडेट भेजेगी। स्टाफ मेंबर ने इस समय भीड़ की ओर देखा और फिर जोर से कहा, स्नैच मैच। हाँ, अपने एंट्री कार्ड को पिन से अपने सीने पर लगा लीजिए और फिर किसी और का छीनने के लिए आगे बढ़े। रैंकिंग छीने गए कंपटीशन कार्ड्स की संख्या पर आधारित होगी। टॉप 15 सीधे आगे बढ़ेंगे और बाकी बाहर हो जाएंगे। अगर किसी का अपना एंट्री कार्ड लूट लिया जाएगा तो उस टीम को हटा दिया जाएगा। केवल 15 टीमें ही आगे बढ़ सकती है। ये सुनकर सभी वॉरियर्स के चेहरे एकदम बदल गए। चूंकि यहाँ पहले से ही दर्जनों एकेडमी टीमें मौजूद थी, ये जगदातर टीमों को फिल्टर करने के लिए था। अब मैं आप लोगों को अपना बेस्ट कैंडिडेट चुनने के लिए आधा घंटा देता हूँ और एक विशेष पिन और एंट्री कार्ड पहनाने के लिए यहाँ आऊँगा। जैसे ही स्टाफ ने बोलना समाप्त किया, आसपास के सभी वॉरियर्स चर्चा करने लगे। ये वॉरियर कंपटीशन वास्तव में परेशान करने वाली है। रजत रस्तोगी ने इस समय थोड़ा गुस्से में कहा, बाकी अकादमियों में मैंने पाया कि कम से कम 5 या 6 एकेडमियां हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग है और उनके पास रैंक 7 के वॉरियर्स हैं। वंशराज ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, और मैं देख सकता हूँ कि वे हमें निशाना बना रहे हैं। अगर यह एकल स्नैच मैच है तो मुझे लगता है कि वे साथ मिलकर पहले हमारे कार्ड छीन लेंगे।
ये थोड़ा परेशानी भरा है। इस समय रमन चंदेला भी थोड़ा घबरा हुए था। अगर कई लोग एक साथ हमला करते हैं तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उनके एंट्री कार्ड लूट लिए जाएंगे। नियमों के मुताबिक अगर उनके एंट्री कार्ड लूट लिए गए तो उन्हें सीधे बाहर कर दिया जाएगा। ये लोग, रजत रस्तोगी ने ठंडी आवाज में कहा, यानी पहले ही स्पष्ट रूप से देख लिया था कि वाकी एकेडमी डेथ रीजन एकेडमी को निशाना बना रही थी। वंशराज ने जो कहा उसके अनुसार बाद में यह वास्तव में थोड़ा परेशानी भरा था। अगर उनका एंट्री कार्ड लूट लिया गया तो वे तुरंत असफल हो जाएंगे। इस स्नैच मैच में भाग लेने के लिए जिन लोगों का चयन किया गया वे काफी दबाव में थे। मैं कर सकता हूँ, इस वक्त ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम? ऋतिक की बात सुनकर रजत रस्तोगी चौंक गया। फिर तो हम और जल्दी यहाँ से दफा कर दिए जाएंगे। रजत रस्तोगी ने जानबूझकर ऋतिक का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम गए तो हमें सामान पैक करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, उससे पहले ही तुम आ जाओगे। ऋतिक ने हाथ फैलाते हुए कहा, तुम? रजत रस्तोगी की आंखें बड़ी हो गई और वो थोड़ा निराश लग रहा था। ठीक है ऋतिक, इन सब से तुम देखो। इस समय रिया ने वहां के वॉरियर्स को देखा और ऋतिक से कहा, तुमको मुझे पर यकीन है? ऋतिक ने रिया से कहा, हाँ, या तो तुम ये कर सकते हो या माँ। रिया ने सिर हिलाया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। आधा घंटा जल्दी बीत गया और ऋतिक डेथ रीजन एकेडमी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जब वो सामने पहुंचा तो उसने अपने सीने पर एक विशेष पिन के साथ अपना एंट्री कार्ड लगाने के लिए कतार में खड़ा हो गए और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस तरफ की इमारत के पीछे के पहाड़ पर काफी विशाल जंगल था। अब से 1 मिनट में आप लोग छिपने के लिए जंगल में जा सकते हो और 1 मिनट के बाद आप ऑफिशियल तौर पर छीन सकते हो। दोपहर 12 बजे से पहले जिनके पास अपने एंट्री कार्ड नहीं होंगे उन्हें सीधे हटा दिया जाएगा और बाकी को रैंक दिया जाएगा। जो लोग 12 बजे से पहले यहाँ वापस नहीं आए उन्हें भी तुरंत हटा दिया जाएगा। स्टाफ मेंबर ने कहीं से एक कुर्सी उठाई और उस बैठते हुए कहा। इस समय ये दर्जनों वॉरियर्स एक दूसरे पर ध्यान दे रहे थे। उनकी आंखें सतर्कता से भरी थीं। ये स्नैच मैच उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता था क्योंकि एक अकेला इंसान पूरी एकेडमी टीम का प्रतिनिधित्व करता था। अगर कोई हारता था तो दबाव बहुत ज्यादा होता था। इस समय ध्यान से देखने पर कुछ वॉरियर्स थे जो एक दूसरे को देख रहे थे और फिर वे सभी ऋतिक की ओर देखने लगते थे। चूंकि ऋतिक ने डेथ रीजन एकेडमी का वेटर सूट पहना हुआ था, ये पहली नजर में बहुत साफ था, इसलिए वे वॉरियर्स आसानी से बता सकते थे कि ऋतिक डेथ रीजन एकेडमी से था। दूसरी ओर ऋतिक अभी भी बहुत आराम में नजर आ रहा था। आए अपने हाथ में डार्क एज भाला लेकर खेल रहा था। तैयार हो जाओ, शुरू करो। इस समय जैसे ही स्टाफ की आवाज सुनी गई, आसपास के वॉरियर्स के चेहरे अचानक से बदल गए और फिर वे बहुत तेज स्पीड से जंगल में भाग गए। 1 मिनट के भीतर उन सभी को एक ऐसी जगह तलाशनी थी जो उनके लिए फायदेमंद हो और छिपना था और फिर अपने कंप्यूटर का कार्ड छीन लेना था। लेकिन जैसे ही वे वॉरियर्स जंगल में भागे, केवल ऋतिक ही अपनी जगह पर अलसाया हुआ खड़ा रह गया। अरे, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? थोड़ा आराम से भागो। इस समय ऋतिक ने अपना आगे हाथ बढ़ाया और फिर जोर से कहा, मानो अपने आप से बात कर रहा हो। नौजवान, जब तुम अंदर जाओगे तो जरूर वहाँ खाने के लिए अब कोई अच्छा फल नहीं होगा। जब स्टाफ ने देखा कि ऋतिक अभी भी वहीं पर खड़ा था तो वो अपनी हंसी नहीं रोक सका, क्योंकि तैयारी का यह मिनट पहले से ही उसे जंगल में एक अनुकूल अवसर खोजने की अनुमति दे सकता था। जैसे ही देर से आने वाले लोग आते थे, उन पर हमला किया जा सकता था। मैं तो बस उन लोगों को मौका दे रहा था ताकि वो अच्छे से इस मैच में परफॉर्म कर सके। ऋतिक ने स्टाफ मेंबर की ओर देखा और रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। जब स्टाफ मेंबर ने ऋतिक को इस तरह देखा तो वो दंग रह गया। आधे घंटे में मिलते हैं। ऋतिक ने उसे देखकर हाथ हिलाया,
फिर सीधे जंगल में चला गया। ये लड़का वास्तव में अहंकारी है। इस समय स्टाफ मेंबर वापस होश में आया और फिर अपना सिर हिलाने लगा। हालांकि ऋतिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन स्टाफ के लिए यह महज एक मजाक था। अगर वो अभी एंट्री करता था तो उससे तुरंत एंट्री कार्ड छीन लिया जाएगा। उसी समय ऋतिक पहले से ही अपने डार्क एज भाले के साथ अंदर आ चुका था। चारों ओर देखने पर उसने पाया कि आसपास कोई वाकी वॉरियर नहीं था और कोई आवाज भी नहीं थी। ये बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था कि इन वॉरियर्स के जंगल में एंट्री करने के बाद उन सभी को छिपकर हमला करने के लिए छिपने की जगह मिल गई रही। आखिर इस स्थिति में किसी की भी सीधे बाहर भागने की हिम्मत नहीं होगी। ऋतिक सीटी बजाते हुए जंगल में चला गया। वो आलसी लग रहा था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे ही ऋतिक आगे बढ़ा, अच्छे कान वाले ऋतिक को हल्की सी सरसराहट की आवाज साफ सुनाई दी। यह एक मछली है, ऋतिक ने कहा, और जब उसने डार्क एज भाले के साथ आगे बढ़ना जारी रखा तो कई काली परछाइयां अचानक आसपास के जंगल से बाहर निकल आईं। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में, एपिसोड 357। हालांकि ऋतिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन स्टाफ के लिए यह महज एक मजाक था। अगर वो अभी एंट्री करता था तो उससे तुरंत एंट्री कार्ड छीन लिया जाएगा। उसी समय ऋतिक पहले से ही अपने डार्क एज भाले के साथ अंदर आ चुका था। चारों ओर देखने पर उसने पाया कि आसपास कोई वाकी वॉरियर नहीं था और कोई आवाज भी नहीं थी। ये बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था कि इन वॉरियर्स के जंगल में एंट्री करने के बाद उन सभी को छिपकर हमला करने के लिए छिपने की जगह मिल गई रही। आखिर इस स्थिति में किसी की भी सीधे बाहर भागने की हिम्मत नहीं होगी। ऋतिक सीटी बजाते हुए जंगल में चला गया। वो आलसी लग रहा था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे ही ऋतिक आगे बढ़ा, अच्छे कान वाले ऋतिक को हल्की सी सरसराहट की आवाज साफ सुनाई दी। यह एक मछली है, ऋतिक ने कहा, और जब उसने डार्क एज भाले के साथ आगे बढ़ना जारी रखा तो कई काली परछाइयां अचानक आसपास के जंगल से बाहर निकल आईं। ऐसा लगता है कि वे लंबे समय से ऋतिक के आने का इंतजार कर रहे थे। विंटर स्वॉर्ड स्वीप, ब्लास्टिंग माउंटेन्स। इस समय जो वॉरियर्स बाहर निकले, उन्होंने सीधे आसमान में छलांग लगा दी और अपनी स्किल का सीधा प्रयोग ऋतिक पर किया। यह नजारा देखते ही ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम लोग सच में थोड़े शरारती हो। ऋतिक ने अपना चेहरा ढाक लिया और अगले ही पल उसके हाथ में भाला घूम गया और एक पावरफुल फोर्स तुरंत भाले से निकलने लगा। वूम! आसपास की जमीन पर जोरदार विस्फोट हुआ। अगले ही पल उन वॉरियर्स के शरीर हिल गए जिन्होंने अभी अभी ऋतिक पर हमला किया था। वॉरियर्स आसपास के पेड़ों की शाखाओं से जाकर टकराए और यहाँ तक कि एक मोटी शाखाएं भी सीधे टूट गई। पीएफएफ! वे वॉरियर्स सीधे जमीन पर गिर पड़े और उठने ही वाले थे कि उनके शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। उनकी आंखें फैल गईं और अगले ही पल मुंह से खून निकल पड़ा। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उन्हें ऋतिक की हरकत बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आई थी और वे सीधे हवा में उड़ा दिए गए थे। ये सचमुच बहुत डरावना था। चलो अब अपने अपने एंट्री कार्ड्स मुझे दे दो। उसी समय ऋतिक वहां आया और उन सभी के एंट्री कार्डों को छीन लिया जो उन्होंने अपने सीने पर चिपका रखे थे। ये लोग उसे वापस छीनना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, केवल गंभीर दर्द था। तो तुम भी आगे बढ़ गए थे, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम मुझसे टकराए। अलविदा। करीब से देखने के बाद ऋतिक ने पाया कि उनमें से एक प्रयाग एकेडमी के उन लोगों में से एक था जिसे ऋतिक ने बाहर कर दिया था। इस समय ऋतिक की बात सुनकर उस आदमी ने गुस्से में मुंह से खून का घूंट उगल दिया। ऋतिक मुस्कुराया, फिर उसने उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया और वहां से चला गया। सब खत्म हो गया। कुछ वॉरियर्स ने ऋतिक को जाते हुए देखा और वे अवाक रह गए। ऋतिक ने इतनी जबरदस्त पावर दिखाई थी कि वे बिल्कुल उनके मुकाबले के नहीं थे। ऋतिक से एंट्री कार्ड छीनना लगभग नामुमकिन था।
वे सभी स्ट्रॉन्ग टीम्स के थे। उन्होंने सोचा कि वे पहले ऋतिक से छुटकारा पाने के लिए एक साथ शामिल होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सभी एंट्री कार्ड्स छीन लिए जाएंगे और वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। उनका सफाया होना पहले से ही तय था। ठीक है, तुम लोगों को अब और खेलने की जरूरत नहीं है। ऋतिक ने अपनी मसल्स और जॉइंट्स ढीले कर दिए और अगले ही पल उसकी आंखें तेज हो गई और वो चलते ही जंगल में छिपे वॉरियर्स को तलाशने लगा। अपनी पावरफुल समझ से ऋतिक ने उन वॉरियर्स को आसानी से तलाश लिया था। ये सब एक चाल थी और केवल एक चाल ने उन लोगों को हरा दिया था और उनके एंट्री कार्ड लूट लिए थे। वो ऋतिक जरूर पड़ा होगा कहीं अपना कार्ड छीनवाकर। उसी समय रजत रस्तोगी, जो बाहर इंतजार कर रहा था, उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा। उसे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि वहां पर बहुत सारे लोग ऋतिक को और दूसरों को निशाना बना रहे थे। अगर उन लोगों ने मिलकर ऋतिक को लूट लिया तो परेशानी हो जाएगी। क्या तुमको लगता है कि मेरा स्टूडेंट भी तुम्हारी तरह ही बकवास है? रिया ने पॉपकॉर्न पकड़ते हुए रजत रस्तोगी से कहा। उसकी बात सुनकर रजत रस्तोगी ने लगभग मुंह से खून की उल्टी कर दी। तुम्हारे जैसा बकवास से तुम्हारा क्या मतलब है? वो रस्तोगी फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज था, लेकिन वो जानता था कि रिया की ताकत अथाह थी। आखिरकार वो डीन की पोती थी। इस समय भी उसने उसकी कड़वी बातों को सहन कर लिया। आखिरकार रिया हर समय ही बकवास करती थी, तो ऐसे में कौन होगा जो अपना सिर ही सवाल में मारेगा? उसे ठीक होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऋतिक काफी कॉन्फिडेंट था। वंशराज और रामन चंदेला ने इस समय इसके बारे में सोचा और कहा, तुम लोग अभी भी जीतना चाहते हो? उसी समय उन लोगों को एक आवाज सुनाई दी। रजत रस्तोगी की नजरें दूसरी ओर गई और उसने प्रयाग एकेडमी के रॉकी को देखा। तुम लोग हार गए और फिर भी आकर हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? रजत रस्तोगी ने व्यंग्य के साथ कहा। रजत रस्तोगी की बात सुनकर रॉकी की आंखें बदल गई, लेकिन को जल्द ही अपनी मूल स्थिति में लौट आया। उसने रजत रस्तोगी को बेरहम होकर देखा और कहा, जिस बच्चे को तुमने भेजा है वो निश्चित रूप से हार जाएगा। तुम्हारी एकेडमी खत्म कर दी जाएगी। क्या है सिर्फ तुमने जो कहा उसके आधार पर है? रजत रस्तोगी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। 6 एकेडमी के एक्सपर्ट ने उस पर घात लगाकर हमला किया है। क्या तुमको लगता है कि उसका एंट्री कार्ड लूटा नहीं जाएगा? रॉकी ने इस समय व्यंग्य के साथ कहा। हालांकि प्रयाग एकेडमी डेथ रीजन एकेडमी से हार गई थी, लेकिन फिर भी वे जीत की लय के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन डेथ रीजन एकेडमी से इतने अपमानजनक तरीके से हारने के बारे में उन्हें अभी भी थोड़ा कड़वाहट महसूस हो रहा था। इसलिए उन्होंने वाकी एकेडमिज के एक्सपर्ट के साथ मिलकर ऋतिक पर एक लहर से हमला करने की योजना बनाई थी। वाकी एकेडमिज ने भी गुप्त रूप से इस प्रकार का गठबंधन किया था। आखिरकार इस बार अगर कोई अकेले लड़ा तो जीतना बहुत मुश्किल होगा। ये बस एक छोटी सी चाल है, रजत रस्तोगी ने व्यंग्य के साथ कहा। हालांकि याने ऐसा कह तो दिया था, फिर भी वो थोड़ा चिंतित था। अगर तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो जीतने का क्या फायदा? रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा। लगभग 30 मिनट बीत गए और रजत रस्तोगी अब शांत नहीं बैठ सका। हालांकि ऋतिक की ताकत में अब बहुत सुधार होना चाहिए था, लेकिन कई रैंक 7 के वॉरियर्स की घेराबंदी का सामना करते हुए क्या वो अपना एंट्री कार्ड लूटे बिना पीछे हट सकता था? रजत रस्तोगी इस चीज के लिए आश्वस्त नहीं था। इसी तरह वंशराज और रमन चंदेला भी थोड़े चिंतित लग रहे थे। वे शुरू करने से पहले ही असफल नहीं होना चाहते थे। दूसरी ओर रिया कॉफी टेबल पर बैठकर कॉफी पीते हुए बहुत आराम से लग रही थी। इतनी भी जल्दी क्या है आंटी, उसके लिए एक कैपुचिनो ले आओ। ऐसा लग रहा था कि रिया कॉफी का बहुत आनंद ले रही रहा। फिर उसने कॉफी टेबल के बगल में बैठे वेटर से कहा, मैं चिंतित कैसे नहीं हो सकता। जब ऋतिक उन लोगों द्वारा हराया जाएगा तो ये हमारा भी अंत होगा। इस समय रजत रस्तोगी को याद आया कि वो एक गर्म बर्तन पर चींटी की तरह था। उसने उस सौंपे गए कॉफी के कप को देखा और उसे पी लिया।
जलने की अनुभूति ने अचानक उसकी आंखें बड़ी कर दी और वो चिल्लाने लगा, कोई इतनी जल्दी बाहर आ गया? क्या उसने हार मान ली? जंगल के बाहर आराम कुर्सी के नीचे बैठे स्टाफ मैनवर ने एक आकृति को आते हुए देखा और हैरानी के साथ कहा। यह नज़ारा देखकर उसकी नज़रें सामने की ओर घूम गई और उसे ऋतिक की शक्ल साफ साफ नजर आने लगी। नौजवान, क्या तुमने हार मान ली? स्टाफ मैनवर ने ऋतिक को बाहर आते देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? ऋतिक ने अपने सीने पर लगे एंट्री कार्ड की ओर इशारा किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा। स्टाफ मैनवर एक पल के लिए दंग रह गया, फिर और ऋतिक से कहा, तो फिर? मैंने उन सभी को हटा दिया, ऋतिक ने कहा। फिर उसने अपनी जेब से एंट्री कार्ड्स का ढेर निकालकर सामने रख दिया। स्टाफ मैनवर ने उन कार्ड्स के ढेर को देखा जो ऋतिक ने निकाले थे और चेहरा शौक से भर गया। मैंने उन सभी को हटा दिया। ऋतिक उसके सामने खड़ा हो गया और बोलना जारी रखा, ये सच नहीं हो सकता। स्टाफ मैनवर ने इस समय अपनी आंखें मली और ऋतिक के हाथ से एंट्री कार्ड्स का ढेर ले लिया। उसकी आंखें अभी भी सदमे से भरी थीं। कैसे? तुमने ये कैसे किया? स्टाफ मैनवर ने ऋतिक की ओर देखा और हैरानी के साथ उससे सवाल किया। यह उसकी कल्पना से एकदम परे था। उसने कभी भी ऐसी अतिरंजित चीज का सामना नहीं किया था। क्या तुमने अकेले ही दर्जनों वॉरियर्स से छुटकारा पा लिया अपने हाथों का इस्तेमाल करके? ऋतिक ने स्माइल करते हुए कहा और सामने की ओर चला गया। अब मैं इसकी रिपोर्ट ऊपर तक कैसे करूं? स्टाफ मैनवर ने ऋतिक के पीछे की ओर देखा और उसके चेहरे पर कड़वाहट दिख रही थी। कोई बाहर सा है। उसी समय जो वॉरियर्स वहां इंतजार कर रहे थे, उन्होंने सामने की ओर देखा और ऋतिक को आते हुए पाया। तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? रजत रस्तोगी ने ऋतिक को देखा जो आ रहा था। इस समय उसकी आंखें बड़ी हो गई और हैरानी से भर गई। काम पूरा हो गया, इसलिए मैं बाहर आ गया, ऋतिक ने अपने हाथ फैलाए और कहा। अकेडमी के बाकी लोगों ने भी इस समय ऋतिक को बड़ी उत्सुकता के साथ देखा। क्योंकि अभी समय नहीं हुआ था, तो फिर ऋतिक बाहर क्यों आ गया? क्या वो हार गया था? तुम्हें हटा दिया क्या उन लोगों ने? रजत रस्तोगी ने एक संभावना के बारे में सोचा और अचानक घबराकर कहा, क्या तुमको लगता है ये संभव है? ऋतिक ने कहा, अब मेरे लिए वे वॉरियर्स केवल ऐसे जीव थे जिन्हें आसानी से हराया जा सकता है। लड़के, ऐसा लगता है कि तुम्हें बाहर कर दिया गया है। यह अफसोस की बात है। भले ही तुमने हमें हरा दिया था, लेकिन तुम अंत में भी आगे नहीं जा पाए। रॉकी ने ऋतिक को देखा जो वापस आ रहा था और तुरंत उसका मजाक बनाने लगा। आसपास के कुछ वॉरियर्स ने रॉकी के शब्दों को सुना और सोचा कि ऋतिक को सबसे पहले हटा दिया गया था। इस समय उन्होंने ऋतिक को भी ऐसे देखा जैसे वो कोई मजाक कर रहा हो। तुम तो बहुत तेज हो। रिया इस समय कॉफी पी रही थी और ऋतिक के चेहरे को देख रही थी। तुम सच में जीत गए? रजत रस्तोगी ने फिर से हैरानी के साथ ऋतिक से सवाल किया। बिल्कुल, केवल हम ही हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, ऋतिक ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। बढ़िया। ऋतिक के सकारात्मक शब्दों को सुनकर रजत रस्तोगी को भी पता चल गया कि ऋतिक मजाक नहीं कर रहा था और इस समय वो खुश हो गया। जबकि वंशराज और रमन चंदेला का चेहरा अभी भी सदमे से भरा हुआ था। ये केवल वही जानते थे कि ऋतिक एक फर्स्ट ईयर का लड़का था और वो अभी से इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने इतनी सारी एकेडमीज के टॉप वॉरियर्स को मैच से बाहर कर दिया था। साथ ही उनके एंट्री कार्ड्स भी हासिल कर लिए थे। उन सभी लोगों को ऋतिक ने खत्म कर दिया था। अगर यह मामला था तो ऋतिक की ताकत बहुत भयानक है। जब वे वॉरियर्स ऋतिक को मजाक भरी नजरों से देख रहे थे, तभी पिछला स्टाफ मैनवर फिर से बाहर आ गया। उसने थोड़ी देर तक इधर उधर देखा और जब उसने ऋतिक की आकृति देखी तो वो एक गहरी सांस लेने लगा और उसने सोचा कि अभी अभी क्या हुआ था। जंगल के ऊपर एक निगरानी ड्रोन था। अभी अभी वीडियो चेक करने के बाद स्टाफ और भी हैरान हो गया था। वास्तव में जैसा कि ऋतिक ने कहा था,
वे सभी वॉरियर्स ऋतिक द्वारा पराजित हो गए थे और उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी और उन वॉरियर्स को वापस लड़ने की क्षमता दिए बिना हरा दिया था। ये ताकत वाकई भयानक थी। अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ जो अकेडमी जो आगे बढ़ी है। स्टाफ ने आसपास के लोगों को देखा और एक गहरी सांस लेकर जोर से कहा, इतनी जल्दी अनाउंस क्यों हो रहा है? अभी 1 घंटे से भी कम समय हुआ है ना? नतीजा इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? हाँ, आखिर चल क्या रहा है? जब आसपास के वॉरियर्स ने स्टाफ मेंबर की बात सुनी तो वे सभी इस समय बेहद सरप्राइज रह गए। जो अकेडमी इस बार आगे बढ़ सकती है वो हैं। हालांकि वे लोग बहुत हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने स्टाफ मेंबर का अनाउंसमेंट सुना तो उनका ध्यान उसकी ओर फोकस्ड हो गया। डेथ रीजन अकेडमी। स्टाफ ने ऋतिक की ओर देखा और जोर से कहा, डेथ रीजन अकेडमी। ये 3 शब्द सुनकर वे सभी वॉरियर्स चौंके बिना नहीं रह सके, क्योंकि वे जानते थे कि ऋतिक स्नैच मैच में डेथ रीजन अकेडमी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। लेकिन ऋतिक इतनी जल्दी बाहर आ गया था। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो बाहर हो गया था? ऐसा कैसे हो सकता है कि डेथ रीजन अकेडमी आगे बढ़ सकती है? और स्टाफ मेंबर ने डेथ रीजन अकेडमी के बारे में कहा। फिर वो बाकी की अकेडमीज के बारे अनाउंस करने में थोड़ा हिचकिचाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह कहे। कोई बाकी अकेडमी आगे नहीं बढ़ेगी। स्टाफ मेंबर ने उनकी ओर देखा, फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि उसने ये शब्द कहे आसपास के वॉरियर्स थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रह गए और रिएक्शन देने के बाद वे सभी हैरानी के साथ कहने लगे, उसने सभी प्रतियोगियों को हरा दिया और सभी कार्ड ले लिए। स्टाफ ने ऋतिक की ओर इशारा किया और कहा, अगर उसने उस वीडियो को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे विश्वास भी नहीं होता कि ऋतिक ने सभी एंट्री कार्ड खुद ही छीन लिए थे। यह अकल्पनीय था। क्या इम्पॉसिबल? वो एक इंटीरियर इनसाइडर है। ये जरूर एक सेटअप है लोगों को बेवकूफ बनाने की। इस समय रॉकी का चेहरा बहुत बदल गया और फिर वो जोर से चिल्लाने लगा। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 358 इम्पॉसिबल। वो एक इंटीरियर इनसाइडर है। ये जरूर एक सेटअप है लोगों को बेवकूफ बनाने की। इस समय रॉकी का चेहरा बहुत बदल गया और फिर वो जोर से चिल्लाया। वो एलिमिनेट होने पर ऋतिक पर हंस रहा था, लेकिन चीजें पूरी तरह से उलट गई थी और उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। इस समय रॉकी की दहाड़ सुनकर न केवल वो बल्कि बाकी वॉरियर्स भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। देखते ही देखते पूरा नजारा नियंत्रण से बाहर हो गया। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। उसी समय दूसरी ओर से आवाज आई, प्रोफेसर युगल। जब स्टाफ मेंबर ने वो आवाज सुनी तो याने पीछे मुड़कर देखा और एक लंबे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी उस तरफ आ रहा था। हाँ, बूढ़े आदमी ने स्टाफ मेंबर की ओर अपना सिर हिलाया, फिर अपने हाथ में एक स्विच दबाया और उसके सामने दीवार पर अचानक एक स्क्रीन नजर आने लगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं वॉरियर यूनियन की सनशाइन सिटी ब्रांच का हेड युगल हूँ। सफेद बालों वाले बूढ़े ने अपने आसपास के लोगों की ओर देखा और फिर हल्के से कहा। उनकी बातें सुनकर आसपास के वॉरियर्स अचानक शांत हो गए। वे स्पष्ट रूप से बूढ़े व्यक्ति से आने वाले उत्पीड़न की अत्यधिक तीव्र भावना को महसूस कर सकते थे। वॉरियर्स संघ के ब्रांच हेड, उनकी ताकत बहुत भयानक होगी। इतने उत्साहित मत होइए, निगरानी वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि अभी क्या हुआ था। बूढ़े ने अपनी दाढ़ी को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा। उनके वहां होने के कारण उन वॉरियर्स को इस समय कुछ भी बकवास कहने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने दीवार पर लगी स्क्रीन को देखा और ऋतिक को भाले के साथ जंगल में चलते हुए ऑब्जर्व करने लगे। शिट, इन लोगों ने वास्तव में घात लगाकर हमला किया था। कैमरे ने ऋतिक का पीछा किया और घास के बीच कई वॉरियर्स अंदर छिपे हुए थे।
ऐसा लग रहा था कि ये वॉरियर्स ऋतिक को एक ही झटके में मारने के लिए तैयार थे। यह नज़ारा देखकर रजत रस्तोगी उन लोगों को मन ही मन कोसने लगा। स्नैच मैच शुरू होने से पहले उसे अंदेशा था कि ऐसा होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में ऐसा होगा। ये लोग बहुत ही चालाक थे। वे डेथ रीजन एकेडमी को अपना निशाना बना रहे थे। जब रॉकी ने यह नज़ारा देखा तो उसे पता चला कि उसके कप्तान ने पहले ही ऋतिक से छुटकारा पाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम किया था। लेकिन आखिर में ऋतिक विजेता कैसे बना? इस समय उसने स्क्रीन प्रोजेक्शन को देखना जारी रखा और उसने पाया कि ऋतिक, जिस पर एक टीम द्वारा हमला किया जाने वाला था, उसने अपने हाथ में डार्क एज भाला घुमाया और अचानक एक पावरफुल स्किल जारी हुई जिसने उन वॉरियर्स को अगले ही पल ढेर कर दिया। ये नज़ारा वाकई चौंकाने वाला था। जिन वॉरियर्स ने यह नज़ारा देखा उनकी आंखें अविश्वास से फैल गई। एक चाल, बस एक चाल, उस पर घात लगाकर बैठे सभी 6 पावरफुल वॉरियर्स को ढेर कर दिया गया था। यह कोई प्रदर्शन नहीं था, यह एक वास्तविक लड़ाई थी। ये लोग शॉक्ड रह गए। वे स्क्रीन पर वीडियो को देखते रहे और वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि ऋतिक लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। इस बार ऋतिक सामने की ओर चला था। वे नहीं जानते थे कि ऋतिक अपनी किस क्षमता पर एज भरोसा करता था। जल्द ही ऋतिक द्वारा एक के बाद एक वॉरियर्स की खोज की गई और फिर उन सभी से निपटा दिया गया। उन सभी को एक ही झटके में निपटा दिया गया था और उनके पास वापस लड़ने का जरा भी मौका नहीं था। अब वे गंभीर रूप से घायल हैं और इलाज के लिए अस्पताल जा चुके हैं। जैसे ही स्क्रीन प्रोजेक्शन खत्म हुआ, बूढ़ी ने हल्के से कहा। हालांकि ऋतिक ने कोई घातक कदम नहीं उठाया था, लेकिन उसने निश्चित रूप से एक क्रूर कदम उठाया था। ये वॉरियर्स इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाले थे। ठीक है, क्या तुम में से किसी के पास अभी भी कोई सवाल है? बूढ़ी ने इधर उधर देखा और जोर से कहा। इस समय आसपास के वॉरियर्स चुप थे। ऋतिक ने उन्हें पूरी तरह से सदमे में छोड़ दिया था। यह एक लड़का था जो 50 से ज्यादा वॉरियर्स से लड़ रहा था। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। इतनी पावर पाने के लिए उसने जरूर ही प्रतिबंधित दवाएं ली होंगी। रॉकी का चेहरा उदास था और अगले ही पल उसने ऋतिक की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया। क्या ख्याल है कि वो अब भी हमारे खिलाफ लड़ पाएगा? जब वो अभी बाहर आया है तो मशीन पहले ही जांच कर चुकी थी और सब कुछ नॉर्मल है। युगराला ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और फिर जोर से कहा। युगराल की बात सुनकर रॉकी ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और बहुत गुस्से में लग रहा था। जरूर, ऋतिक इस समय बाहर सा गया और फिर उसने रॉकी की ओर देखा और जोर से कहा। रॉकी ही वो इंसान था जिसने इसका सुझाव दिया था, लेकिन जब उसने ऋतिक को बाहर निकलते देखा तो उसका दिल कांप उठा और हाँ का शरीर थोड़ा कांपने लगा। आखिरकार अभी की स्थिति को देखते हुए ऋतिक की ताकत वास्तव में भयानक थी। अगर यह आमने सामने होता तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन अगर तुम अकेले हो, तुम सच में बहुत कमजोर हो, तो तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ क्यों नहीं लड़ते? ऋतिक के दाहिने हाथ में डार्क एज भाला घूम गया और एक चाप खींचने के बाद एक पल के लिए रुक गया। भाले ने सामने खड़े अनेकों वॉरियर्स पर निशाना साधा और ऋतिक ने जोर से कहा। सभी एक साथ। जब उन वॉरियर्स ने ऋतिक की बातें सुनी तो वे सभी चौंक गए। क्या तुम यहाँ सभी को अपने से कमजोर समझ रहे हो? रॉकी ने इस समय रिएक्ट किया और फिर जोर से चिल्लाया। इस समय उसके चेहरे पर एक आनंदमय भाव था। अभी अभी उसने सोचा कि ऋतिक वास्तव में उससे अकेले लड़ने जा रहा था और वो अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन अब ऋतिक को एकेडमी के सभी वॉरियर्स को इतने अहंकार से चैलेंज देते हुए देखकर रॉकी हंसी में फूटने से खुद को रोक नहीं सका। ये तो टॉप दर्जे का अहंकार था। यहाँ चारों ओर 200 से ज्यादा वॉरियर्स थे। अगर वे सब एक हो गए तो चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसको पीट पीट कर मार डाला जाएगा। तुम तो बस मौत को दावत दे रहे हो। बहुत घमंडी हो।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच अजेय हो? झगड़ा करो, उससे लड़ो। इस समय आसपास के सभी वॉरियर्स गुस्सा थे और कुछ ही समय में बड़ी संख्या में आवाजें आने लगी। मनोरंजन के लिए मौत की तलाश मत करो। रजत रस्तोगी इस समय पहले से ही ठंडे पसीने से लथपथ था और यहाँ तक कि उसे लगा कि ऋतिक बहुत घमंडी था। वो अकेले 200 से ज्यादा वॉरियर्स को चुनौती देना चाहता था। रजत रस्तोगी को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऋतिक जीत सका था, भले ही अभी ऋतिक का प्रदर्शन वाकई चौंकाने वाला था। जब वंशराज और रमन चंदेला ने इस समय ऋतिक को मनाना चाहा तो रिया ने अचानक स्माइल करते हुए कहा, मेरा स्टूडेंट एकदम मुझ पर गया है, मेरे लिए उन्हें मार डालो। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी लहराते हुए कहा और युगराल ने इस समय अपनी सफेद दाढ़ी को छुआ, लेकिन उनका इसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में एक उत्सुकता थी। वो देखना चाहता था कि ऋतिक इतने सारे वॉरियर्स के खिलाफ कैसे लड़ेगा। यह पागल है। और स्टाफ मेंबर इस समय खुद से बात करता रहा, उसकी आंखें सदमे से भरी थी। तो आ जाओ। ऋतिक ने उन पर अपना भाला तानना जारी रखा और जोर से कहा, भाड़ में जाओ। रॉकी ने देखा कि ऋतिक कितना घमंडी था। डेथ रीजन एकेडमी के प्रति उसकी नफरत के कारण वो इसे और सहन नहीं कर सका। अपने गोल्डन ब्लेड लेकर उसने ऋतिक पर हमला करने का सब पहला बीड़ा उठाया। जैसे ही वो दौड़ा, पीछे के सभी वॉरियर्स भी दौड़ पड़े। एक पल में पूरा नजारा नियंत्रण से बाहर हो गया। शिट! यह नजारा देखकर रजत रस्तोगी और बाकी लोग तेजी से पीछे हट गए। ऋतिक, भागो! रजत रस्तोगी ने इस समय अवचेतन रूप से ऋतिक से कहा, लेकिन उसने ऋतिक को भागते नहीं देखा, बल्कि वो भी सीधे हमला करने के लिए तैयार था। रॉकी को देखते हुए जो सामने था, ऋतिक के मुंह के कोने पर एक स्माइल नजर आने लगी। अपने हाथ में डार्क एज भाला पकड़े हुए वो तुरंत रॉकी के 3 गोल्डन ब्लेड से टकरा गया। वूम! एक पल में एक धीमी आवाज गूंज उठी। इससे पहले कि रॉकी अपने स्किल का इस्तेमाल कर पाता, उसे लगा कि उसका हाथ सुन्न हो गया था और हथियार तुरंत उड़ गया। रॉकी की आंखें बड़ी हो गई और जब वो आगे बढ़ने वाला था, ऋतिक ने उसे झपट्टा मारा और सीधे उसे नीचे गिरा दिया। वूम! उसका पूरा शरीर उड़ गया और तुरंत अपने पीछे पत्थर की दीवार से टकरा गया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। पावरफुल प्रभाव के कारण उसके शरीर से तुरंत बड़ी मात्रा में खून बह निकला। बाकी वॉरियर्स ने सीधे ऋतिक को घेर लिया। ऋतिक ने यह नजारा अपनी आंखों से देखा और उसने दोनों हाथों में जो डार्क एज भाला पकड़ रखा था, वो तुरंत आग की लपटों में बदल गया, जिससे भाले का पूरा शरीर ढक गया और अगले ही पल उसने उसे लहरा दिया। एज ऑफ फीनिक्स! वूम! जैसे ही ऋतिक ने अपना भाला घुमाया, अगले ही पल बड़ी संख्या में आग की लपटें भड़क उठी। आग की लपटें विशाल पक्षियों की आकृतियों में बदल गईं और आसपास की ओर बढ़ने लगी। क्या जो वॉरियर्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वे जलते हुए फायर फीनिक्स की चपेट में आ गए और उनमें से ज्यादातर सीधे उड़ गए। आग की लपटों ने उनके शरीर को जला दिया, जिससे उन्हें तेज दर्द महसूस होने लगा। हालांकि कुछ वॉरियर्स चकमा दे गए और अगले ही पल उन सभी ने ऋतिक पर हमला करने के लिए अपनी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल किया। वूम वूम वूम! पूरा मैदान लगातार हिलता रहा, लेकिन इस समय ऋतिक का आंकड़ा गायब हो गया था। वो कहाँ गया? जब कुछ वॉरियर्स ने यह नजारा देखा तो उनकी आंखें फैल गई और अविश्वास से भर गईं। अलविदा! जैसे ही उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें दूसरी ओर से एक आवाज आती सुनाई दी। जब वे अचानक मुड़े तो वे साफ साफ देख सकते थे कि ऋतिक उनके पीछे आसान में दिखाई दे रहा था। और इस समय जैसे ही ऋतिक ने अपने डार्क एज भाले को हवा में लहराया, उसी समय बड़ी संख्या में जलते हुए फायर फीनिक्स बाहर निकल आए। और अगले ही पल ये सभी जलते हुए फीनिक्स एक बहुत विशाल धधकते हुए फीनिक्स में परिवर्तित हो गए। धधकती हुई फीनिक्स हवा में मडराती रही और सीधे नीचे आवेशित हो गई।
सावधान। जब हेड युगराल ने यह नज़ारा देखा तो उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक इतने पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करने में सक्षम होगा और इस स्किल का दायरा बहुत बड़ा था। उन वॉरियर्स की आंखें चौड़ी हो गई और उनके शरीर हल्के से कांपने लगे। वे भागना चाहते थे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वूम! जैसे ही फीनिक्स ने आक्रमण किया, पूरी जमीन जोर से हिल गई। यह ऐसा था मानो एक भयानक विस्फोट हुआ हो और चारों ओर एक तेज हवा प्रवाह उत्सर्जित हो गया था, जिससे रजत, रस्तोगी और वाकी जो दूर नहीं थे, वे पावरफुल हवा के प्रवाह की चपेट में आ गए और एक निश्चित दूरी तक उड़ गए। शिट! इस लड़के ने किस तरह की भयानक स्किल इस्तेमाल किया है। इस समय रजत मन ही मन ऋतिक को कोसने लगा। हवा के झोंके से खुद को उड़ने से बचाने के लिए उसने अपने बगल में एक खंभा पकड़ लिया। जल्द ही इस भयानक विस्फोट का प्रभाव गायब हो गया और ऋतिक की आकृति दिखाई दी। नौजवान, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? उसी समय हेड युगराल भी ऋतिक से ज्यादा दूर नहीं थे और उन्होंने ऋतिक से कहा। आसपास करीब से नजर डालने पर कोई भी देख सकता था कि परिवेश अस्त व्यस्त हो गया था और ऋतिक के स्किल के प्रभाव के कारण आसपास की कई इमारतें अब नष्ट हो गई थीं। और वे सभी वॉरियर्स अभी अभी जमीन पर गिर पड़े थे और उन्हें बहुत चोटें लगी थी। लेकिन रॉकी की तुलना में जो गंभीर रूप से घायल था, उनकी चोटें अभी भी मामूली थी। ऋतिक ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले ही अपनी स्किल की पावर को नियंत्रित कर लिया है और उनका जीवन खतरे में नहीं है। ये सुनकर हेड युगराल की आयवरोज थोड़ी सी सिकुड़ गईं। ऋतिक ने जो कहा वो सच था। हालांकि अभी स्किल के कारण हुई सनसनी बहुत बड़ी लग रही थी। सामान्य तौर पर ये वॉरियर्स गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे। हालांकि अगर ऋतिक ने अपने स्किल का दमन नहीं किया होता तो इन वॉरियर्स के लिए यह आसान नहीं होता। क्या तुम लोग अब भी सवाल करना चाहते हो? ऋतिक इस समय उसी जगह पर खड़ा था। उसने आसपास के वॉरियर्स पर नजर डाली जो जमीन पर लेटे हुए थे और कहा। ऋतिक की बात सुनकर उन वॉरियर्स के शरीर कांप उठे जिन्होंने ऋतिक से आंखें मिलाई थीं। ऋतिक ने अभी जो ताकत दिखाई वो वास्तव में इतनी भयानक थी कि उन्होंने ऋतिक का सामना करने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। वे बिल्कुल भी एक ही लेवल पर नहीं थे। ये खत्म हो गया है। हम स्काई सिटी कब जा रहे हैं? ऋतिक ने गहरी सांस ली और हेड युगराल से कहा, कल दोपहर को तुम लोग यहाँ आओ और मैं तुम्हें स्वयं वहाँ ले चलूँगा। हेड ने अपनी दाढ़ी को छुआ और कहा। अब उसे हल्का सा एहसास हो रहा था कि ऋतिक की टीम स्काई सिटी में उन पावरफुल टीमों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगी और ये टीम उनके डिवीजन से निकली थी। अगर ऋतिक और बाकी लोग अच्छे परिणाम करते थे तो ये उनके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने इधर उधर देखा और कहना जारी रखा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजना बेहतर होगा। आओ चलो चलते हैं। ऋतिक रजत, रस्तोगी और बाकी लोगों के पास गया और कहा, ठीक है। वंशराज और रमन चंदेला ने इस समय अपना सिर हिलाया और उनके चेहरे पर अभी भी सदमे का भाव था। हालांकि उन्हें पहले से ही महसूस हो रहा था कि ऋतिक बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी के नजारा ने उन्हें बहुत ज्यादा झटका दिया था। वहाँ 200 से ज्यादा वॉरियर्स थे और उनमें से ज्यादातर रैंक 6 के थे। फिर भी वे ऋतिक के स्किल से प्रभावित हो गए थे। अभी कुछ वॉरियर्स ने स्फीयर का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन पावरफुल प्रभाव से वे फिर भी उड़ गए थे और दीवार से जा टकराए थे। उन सभी को काफी चोटें आई थी। जल्द ही बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मी एक के बाद एक इन वॉरियर। तुम बच्चे, तुम सच में एक राक्षस हो। रजत, रस्तोगी इस समय अपने होश में वापस आया। उसने ऋतिक की ओर देखा और जोर से कहा। मूल रूप से उसने सोचा था कि उसकी ताकत 7वीं रैंक तक बढ़ने के बाद वो ऋतिक के खिलाफ लड़ सकता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक की स्पीड और भी भयानक होगी, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अब दुनिया को नहीं समझ सकता था।
भयानक, वास्तव में भयानक। रजत रस्तोगी ने उसे गाली देना जारी रखा। तुम बहुत बकवास करते हो। रिया जो पॉपकॉर्न खा रही थी, उसने इस समय रजत से कहा। रिया की बात सुनकर रजत रस्तोगी को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती में छुरा घोंप दिया गया हो और वो बेहद असहज महसूस कर रहा था। आज दोपहर हर कोई सनशाइन में घूम रहा था। खून की कोई लड़ाई नहीं थी, वे अब कराई फ्री थे। ऋतिक ने भी खाली समय का आनंद लिया और प्रैक्टिस नहीं की। रजत रस्तोगी, वंशराज और रमन चंदेला एक वॉरियर्स यूनियन स्टोर में चीजें देख रहे थे, जबकि ऋतिक और रिया बाहर टेबल पर बैठे थे। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 359। रिया की बात सुनकर रजत रस्तोगी को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती में छुरा घोंप दिया गया हो और वो बेहद असहज महसूस कर रहा था। आज दोपहर हर कोई सनशाइन में घूम रहा था। खून की कोई लड़ाई नहीं थी, वे अब कराई फ्री थे। ऋतिक ने भी खाली समय का आनंद लिया और प्रैक्टिस नहीं की। रजत रस्तोगी, वंशराज और रमन चंदेला एक वॉरियर्स यूनियन स्टोर में चीजें देख रहे थे, जबकि ऋतिक और रिया बाहर टेबल पर बैठे थे। अरे, तुम्हें ये जेड पेंडेंट कैसे मिला? रिया ने मून के आकार का जेड पेंडेंट ऋतिक की गर्दन के चारों ओर लटका हुआ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। तुम क्या चाहती हो? ऋतिक ने रिया को सावधानी से देखा और कहा। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं तुम्हें नहीं लूट रही। रिया ने मुंह बनाकर कहा। क्या पता? ऋतिक ने कहा। उसकी आंखों में देखने से यह स्पष्ट था कि उसकी नजर उसके गले में पड़े जेड पेंडेंट पर थी। मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। ऋतिक ने उसकी ओर घूर कर देखा और कहा। ओह, चिंता मत करो, एक मास्टर होना उस तरह का इंसान नहीं है जो लोगों को पसंद आने वाली किसी भी चीज को छीन लेता है। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे तुम जानते हो इस जेड पेंडेंट की उत्पत्ति बहुत असाधारण है। ये असाधारण क्यों है? ऋतिक ने उत्सुकता से कहा। ये तारा मैटेरॉइड जेड से बना है। कल्टीवेशन करते समय ये कल्टीवेशन की गति में सुधार कर सकता है और ये तुम्हारे दिमाग को भी साफ कर सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह एक खजाना है। रिया ने कहा। इतना अद्भुत। जब ऋतिक ने रिया की बातें सुनी तो वो सरप्राइज हुए बिना नहीं रह सका। ये सच था कि जेड पेंडेंट पहनकर ऋतिक को बहुत सहज महसूस हो रहा था। बेशक इस चीज को अब अमूल्य माना जा सकता है और इसकी मार्केट वैल्यू रैंक 9 के जीन क्रिस्टल के बराबर हो सकती है। रिया ने अपना सिर हिलाया और कहा। उसकी बातें सुनकर ऋतिक और भी हैरान हो गया। इस समय उसने परी के बारे में सोचा और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में उसे यह जेड पेंडेंट दिया था। ये सोचते सोचते ऋतिक की निगाहें टिक गई। फिर, क्या तुम इसे मास्टर को बेचना चाहते जो? इस समय रिया के बात समाप्त होने के बाद उसने ऋतिक से कहा। मुझे पता था कि तुम्हारे मन में यही चल रहा था। ऋतिक ने हंसते हुए कहा। समय तेजी से बीत गया और अगले दिन दोपहर के समय जब वो फिर से प्रतियोगिता हॉल में आया, तो ऋतिक को एहसास हुआ कि कल उसने जो नुकसान किया था, उसकी मरम्मत कर दी गई थी। उसने आसपास कोई बाकी वॉरियर्स नहीं देखे थे। वे शायद या तो अस्पताल में पड़े थे या अपनी एकेडमी लौट रहे थे। आखिरकार ऋतिक ने कल उन सभी से लड़ाई की थी और उन सभी को हरा दिया था। यह उनके लिए बेहद शर्म की बात थी। अब यहाँ आकर मुसीबत मोल लेने की हिम्मत कौन करेगा? तुम लोग पहले से ही यहाँ हो। ऋतिक और बाकी लोगों के अंदर आने के कुछ ही समय बाद वे युगराल को अपने सामने आते हुए देख सकते थे और उनके आसपास कई वकर थे। एंड क्या हम अब जा सकते हैं? ऋतिक आगे बढ़ा और फीकी मुस्कान के साथ बोला। बिल्कुल। हेड युगराल ने अपना सिर हिलाया, फिर अपनी जेब से एक विशेष कार्ड निकाला। ये प्रतियोगिता के लिए एडमिशन कार्ड है और यह स्काई सिटी में एंट्री करने का पास भी है। हेड युगराल ने वो पास निकाले और उन्हें ऋतिक और बाकी लोगों को सौंप दिया।
ऋतिक ने पतला लेकिन बहुत कठोर कार्ड अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसकी आंखें में गहरे इरादे थे। स्काई सिटी, आखिरकार मैं आ रहा हूँ। एयरशिप जल्द ही आ रहा है। यहाँ से स्काई सिटी अभी भी थोड़ी दूरी पर पड़ेगा। तुम लोग पहले एयरशिप पर लाउंज में आराम कर सकते हो। अगली सुबह हमारे निकोला रीजन में नॉकआउट दौर ऑफिशियल तौर पर शुरू हो जाएगा। हीड युगराल ने ऋतिक और बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, तुमने हमारे डिवीजन की सभी टीमों को खत्म कर दिया। मुझे निराश मत करना, नहीं तो यह बहुत शर्मनाक होगा। हीड युगराल इस समय आहें भरने से अपने आप को नहीं रोक सके। जी, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा। ऋतिक दूसरे डिवीजन के प्रतियोगियों से नहीं डरता था। अब वो स्काई सिटी में उन टीमों की ताकत को लेकर थोड़ा चिंतित था। हालांकि ऋतिक को डर नहीं था, वो तो बस एक्साइटेड था, अपने से ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स से लड़ने का उत्साह। ठीक है, एयरशिप आ गया है। मैं तुम सभी के विजय होने की कामना करता हूँ, युगराल ने हंसते हुए कहा। उसने पीछे की ओर देखा तो पाया कि बाहर विशाल प्रांगण में एक विशाल एयरशिप धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। स्काई सिटी, रजत रस्तोगी ने इस समय कुछ सोचा था और फिर अपने आप में वडवडाने लगा। क्या बात है, डर लग रहा है। ऋतिक ने इस समय रजत रस्तोगी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है रस्तोगी फैमिली का कोई इंसान डर सकता है? रजत रस्तोगी ने इस समय व्यंग्य करते हुए कहा। वंशराज और रमन चंदेला इस समय थोड़े असहज लग रहे थे। हालांकि उनकी पावर डेथ रीजन एकेडमी में एडमिशन लेने के मानक तक पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल तौर पर स्काई सिटी में कदम नहीं रखा था। इसके अलावा इस वॉरियर सम्मेलन को दुनिया भर के वॉरियर्स के लिए एक दावत कहा जा सकता था। सभी रीजन्स के टैलेंटेड वॉरियर्स भाग ले रहे थे और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। मैं सचमुच नहीं जानती कि तुम लोग घबराए हुए क्यों हो। मैं इस गंदी जगह पर कई बार जा चुकी हूँ और इसमें कुछ खास नहीं है। रिया ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हीड युगराल ने इस समय रिया की ओर देखा और उन्हें काफी समय से लग रहा था कि ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। खासकर रिया का बोलने का लहजा, जो किसी वॉरियर यूनियन के टॉप में से किसी इंसान की तरह लग रहा था। तुम्हें कौन जानता है, बूढ़े आदमी? रिया ने हीड युगराल की बातें सुनने के बाद तुरंत जवाब दिया। फिर वो बिना पीछे देखे एयरशिप की ओर चल दी। उसके लहजे में ऐसा क्या है? जब एक स्टाफ ने रिया के अहंकारी शब्द सुने तो उसने कमेंट करते हुए कहा, रहने भी दो। हीड युगराल ने अपना सिर हिलाया। रिया की पीठ को देखते हुए उन्हें अभी भी वो थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उनकी याददाश्त में ऐसा नहीं लगता था कि उन्होंने रिया को कहीं देखा हो। ओह, मुझे इस आदमी ने लगभग पहचान ही लिया था। रिया जो एयरशिप की ओर जा रही थी, उसने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे साथ क्या गलत है? ऋतिक ने देखा कि रिया थोड़ी अजीब लग रही थी और उसने उसे सवाल किया। ठीक है, चलो चलते हैं। रिया ने अपना सिर हिलाया और कहा। एयरशिप काफी बड़ी थी, अंदर की जगह काफी खाली थी और वहाँ पर एक विशाल ट्रेनिंग हॉल की था बना हुआ था, जिसमें अलग अलग टाइप के हथियार रखे थे। उसी समय हीड युगराल भी एयरशिप में आ गए। इस बार वो आदमीगत रूप से ऋतिक और बाकी लोगों को स्काई सिटी तक ले जाने वाले थे। हमें रात को स्काई सिटी पहुंचना चाहिए। अब तुम आराम करने के लिए अपने कमरे में जा सकते हो या इस हॉल में अभ्यास कर सकते हो। हीड युगराल ने ऋतिक और बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, आराम क्या करना, तुम सब यहाँ आओ, मैं तुम्हें पहले कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी। रिया ने अपनी कमर पर हाथ रखा और सभी से चिल्लाते हुए कहा। हालांकि वो बहुत लंबी नहीं थी, इसलिए इस समय वो थोड़ी कार्टून लग रही थी। वूम वूम वूम। इस समय एयरशिप ने पहले ही उड़ान भरना शुरू कर दिया था। उड़ान भरते समय थोड़े से उतार चढ़ाव को छोड़कर उसके बाद ये काफी स्थिर हो गया। रिया ने इस समय पहले ही वेटल के अनुभव को समझाना शुरू कर दिया था।
ऋतिक बस इसे लापरवाही से सुन रहा था, लेकिन रिया के शब्दों को सुनने के बाद उसने नोटिस किया कि उसके पास वास्तव में मल्टीप्लेयर लड़ाइयों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऋतिक ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो गया। फिर उन्होंने दोपहर का समय उसी हॉल में अभ्यास करते हुए बिताया। पूरी दोपहर प्रैक्टिस के बाद ऋतिक, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, उसे हवाई जहाज जोर से हिलता हुआ महसूस हुआ। क्या चल रहा है? स्काई सिटी, हम पहुंच गए। इतने में स्टाफ मेंबर के बोलते ही ऋतिक और बाकी लोग कल्टीवेशन की हालत से खड़े हो गए। एयरशिप अभी भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे कि वो पार्क होने वाला हो। ऋतिक ने सामने शीशे की विंडो से देखा तो उसे सामने का नजारा दिखाई दिया। ये स्काई सिटी है। ऋतिक ने अपने सामने विशाल इमारत, विशाल सिटी के गेट को देखा और वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। ये सिटी का दरवाजा परियों की कहानियों में स्वर्ग के दरवाजे जैसा प्रतीत होता था, एकदम विशाल और भव्य। सिटी के गेट के पीछे एक काफी बड़ा और हाई टेक्नोलॉजी से सजा हुआ शहर नजर आ रहा था। वो सिटी काफी बड़ी लग रही थी, जिसका कोई अंत भी नजर नहीं आ रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सिटी जमीन पर नहीं थी, बल्कि हवा में लटकी हुई थी। स्काई वेरिया, ये निकोला रीजन का सेंटर कहा जाता था। जब ऋतिक ने स्काई सिटी देखी तो वो गहरी सांस लेने से अपने आप को रोक नहीं सका। जल्द ही जैसे ही एयरशिप स्काई सिटी के सिटी गेट के सामने पहुंची, स्काई सिटी के कुछ कर्मचारी निरीक्षण के लिए एयरशिप पर चढ़ने लगे। जैसे ही एयरशिप के सामने की हैच खुली, ऋतिक ने एक यूनिक वर्दी में कुछ लोगों को अंदर आते देखा। ये हमारे निकोला डिवीजन के प्रतियोगी हैं, हेड युगराल ने जांच करने आए कर्मचारियों से कहा। केवल 5 स्टाफ के सदस्यों ने ऋतिक और बाकी लोगों की ओर देखा और वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि भाग लेने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वे हैरान गए जब उन्होंने देखा कि उनमें से केवल 5 ही थे। हाँ, बाकी टीम्स को इन लोगों ने हरा दिया है। हेड युगराल ने इस समय असहाय होकर अपने हाथ फैलाए और कहा, वो नहीं जानता था कि यह अच्छी बात है या बुरी। प्लीज अपना एडमिशन नोटिस दिखाएं। वो स्टाफ मेंबर्स उसी वक्त ऋतिक और बाकी लोगों के पास आए और उनसे बात करने लगे। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतिक ने सीधे एडमिशन कार्ड निकाल लिया, जो उस समय हेड युगराल द्वारा उन्हें दिया गया था। वर्कर्स ने इसकी जांच की और फिर ऋतिक और बाकी लोगों की जानकारी को स्कैन करने के लिए एक मशीन निकाली और कहा, ओके, ये ठीक है। जल्द ही वर्कर्स की जांच के बाद वे एयरशिप से उतर गए। स्काई सिटी में एंटर करना इतना परेशानी भरा क्यों है? ऋतिक ने हेड युगराल से सवाल किया। आफ्टर ऑल ये स्काई सिटी है, यह ऐसा ही है। हेड युगराल ने हंसते हुए कहा। यहाँ फिर से। रिया ने अपना मुंह बनाते हुए स्काई सिटी को देखा और कहा, क्या तुम इससे पहले यहाँ आई हो? ऋतिक ने उससे सवाल किया। बेशक, मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ। ऐसा भी पॉसिबल है कि जब मैं यहाँ आई थी तब तुम मिट्टी में खेल रहे हो। बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है ये लड़की। रिया की बात सुनकर रजत रस्तोगी में चिढ़ते हुए धीरे से कहा। रिया उनसे बहुत छोटी दिखती थी और उसकी बातें उसकी उम्र से ऊपर की होती थी। वही युगराल ध्यान से रिया को ही ओवरसर्व कर रहे थे, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे ही। युगराल की नजर को भांपते हुए रिया ने तुरंत कहा, चलो चलो जल्दी करो। हाँ, चलो बाहर चलें। ऋतिक ने अपना डार्क एज भाला किया और अपने साथियों से कहा। एयरशिप से उतरते ही ऋतिक को तेज हवा का झटका महसूस होने लगा। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे साफ दिखाई दिया कि आसपास बहुत सारे एयरशिप खड़े थे। ये स्काई सिटी के सिटी गेट के सामने एक विशाल पार्किंग स्थल था। ये एयरशिप सीधे स्काई सिटी में उड़ान नहीं भर सकते थे जब तक कि एक विशेष पास प्राप्त न किया जाए। जो लोग यहाँ आएंगे वे अपने एयरशिप यहीं पर पार्क करेंगे और अब ऋतिक को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बादल में खड़ा हो। जब वो सनशाइन सिटी में था तब की तुलना में आसपास की हवा बहुत बेहतर लग रही थी।
इसलिए ऋतिक गहरी सांस लेने से अपने आप को नहीं रोक सका। ज्यादा दूर न देखने पर उसे स्काई सिटी का गेट साफ नजर आ रहा था। अब कांच के माध्यम से देखने के बजाय वो वास्तव में स्काई सिटी का गेट देख सकता था, जो काफी रॉयल लग रहा था। इस समय ऋतिक ने अपना मोबाइल फोन निकाला और इस बारे में सोचने के बाद उसने परी को एक मैसेज भेजा, मैं आ रहा हूँ। ये भेजने के बाद ऋतिक ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। अरे, तुमने ये चुपके से किसे मैसेज भेजा भी? जल्दी बताओ कौन है वो लड़की। इस समय रिया की गपशप की आग भड़क रही थी और उसने झुककर ऋतिक से कहा, मैंने नहीं भेजा। ऋतिक ने नमे अपना सिर हिलाकर कहा। वो जानता था कि उसकी मास्टर काफी ज्यादा बड़बोली थी, इसलिए वो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। तुम एक गंदे इंसान हो। इतना कहकर रिया अपने वाल झटकर सामने की ओर चल दी। चलो स्काई सिटी में एंटर करे। हे युगराल, क्या आप नहीं आ रहे हैं? जब ऋतिक जाने ही वाला था तो उसने युगराल को अपनी जगह पर खड़ा पाया, मानो किसी चीज के इंतजार में हो। मैं यहाँ किसी का इंतजार करना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। हे युगराल ने अपनी दाढ़ी को छुआ, फिर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम स्काई सिटी में वॉरियर यूनियन के जनरल होटल में जा सकते हो। जो कार्ड मैंने तुमको दिया है उसे दिखा सकते हो और तुम वहाँ चेक इन कर सकते हो। आज के सभी प्रतियोगी वही ठहरे हुए हैं। कल के लिए प्रतियोगिता प्रोसेस में है और समय आने पर कोई तुम्हें बता देगा। हे युगराल ने ऋतिक से कहा। ठीक है, शुक्रिया। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऋतिक तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और आओ। इस समय रिया, जो पहले से ही सामने की ओर जा रही थी, उसने पीछे पलटकर अपना हाथ हिलाया और कहा, हाँ आ रहा हूँ। ऋतिक बेबसी से मुस्कुराया और फिर आगे की ओर बढ़ गया। स्काई सिटी का सिटी गेट ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल नजदीक हो, लेकिन जब वे वास्तव में चले तो उन्हें एहसास हुआ कि दूरी थोड़ी दूर थी। कुछ देर चलने के बाद वे सिटी गाते पर पहुंच गए। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 360। स्काई सिटी में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं थे। केवल रैंक 6 का वॉरियर्स होना जरूरी था। अगर कोई वॉरियर रैंक 6 का नहीं था तो उसे एक खास पास की जरूरत पड़ती थी। ऋतिक और बाकी लोगों के एडमिशन नोटिस भी पासपोर्ट की तरह काम करते थे, लेकिन क्योंकि वे सभी रैंक 6 से ऊपर के वॉरियर्स थे, इसलिए उन्होंने इस समय बिना किसी रुकावट के स्काई सिटी में एंटर कर लिया। जैसे ही वो अंदर गया, ऋतिक ने पाया कि आसपास की सजावट बहुत नाजुक थी, यहाँ तक कि जमीन भी बेदाग थी और आसपास की इमारतें ऊंची और सुपर तकनीक से भरी हुई थीं। उस सिटी की तुलना में जहाँ वो पहले रुके थे, ये स्काई सिटी एक ऐसे सिटी की तरह थी जिसे दशकों से विकसित किया गया था। गेम कल तक शुरू नहीं होगा और हमें अब होटल जाने की जरूरत नहीं है। रिया अचानक से सामने खड़ी हो गई और आसपास के नज़ारे को देखते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें स्किल कार्ड की जरूरत है या नहीं? स्काई सिटी में पूरे निकोला रीजन में सबसे पावरफुल स्किल कार्ड की शॉप है। रिया ने उन लोगों से कहा, हाँ मैंने सुना है कि स्काई सिटी में वॉरियर यूनियन स्टोर्स में वॉरियर स्किल कार्डों का सबसे संपूर्ण संग्रह है। वंशराज और रमन चंदेला ने इसे पहले देखा था और दोनों ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। ये साफ था कि वे स्काई सिटी में आने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। चलो हमें वहाँ पर एक नज़र डालनी चाहिए, ऋतिक ने कुछ सोचते हुए कहा। रजत रस्तोगी की इस बारे में कोई राय नहीं थी। हालांकि अपनी फैमिली के समर्थन से वो बहुत सारे वॉरियर स्किल कार्ड हासिल करने में सक्षम था, लेकिन यह उस पॉइंट पर नहीं था जहां वो उन सभी को हासिल कर सकता था जो वो चाहता था। वॉरियर यूनियन स्टोर पर वो इसके बदले कुछ यूनिक स्किल कार्ड्स तलाशने में सक्षम हो सकता था। चलो अपने जीपीएस चालू कर लो ताकि हम अपना रास्ता तलाश सकें, रमन चंदेला ने अपना फोन निकालते हुए कहा।
तुम लोगों को फोन की क्या जरूरत है जब मैं स्वयं ही एक चलती फिरती जीपीएस हूँ। जब रिया ने रमन चंदेला को जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए सुना तो उसने उसे फटकारते हुए कहा, स्काई सिटी भले ही सभ्य लगती हो लेकिन यहाँ की सड़कें बेहद जटिल थीं। लेकिन रिया इस सिटी को अंदर और बाहर से जानती थी। अपनी टीम को कमांड करते हुए वो उन लोगों को लेकर एक वॉरियर यूनियन स्टोर की शाखा में पहुंच गई। ये बहुत बड़ा लग रहा है। ऋतिक ने सामने स्टोर की ओर देखा तो उसकी भी आंखें सरप्राइज से फैल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही चीजें ऑनलाइन खरीदता था। ये पहली बार था कि ऋतिक किसी स्टोर पर गया था। शॉप बहुत बड़ी लग रही थी और उसका इंटीरियर डिजाइन भी बहुत बढ़िया था। एंट्रेंस गाते पर बड़ी संख्या में वॉरियर्स भी शॉप के अंदर और बाहर घूम रहे थे। ऋतिक ने अपनी सुपर आई से उन लोगों पर नजर डाली तो वो नोटिस करता है कि उनमें से ज्यादातर रैंक 6 के थे। कुछ रैंक 7 के थे तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो रैंक 8 के वॉरियर्स थे। ये देखकर ऋतिक समझ गया कि क्यों केवल रैंक 6 और उससे ऊपर के लोगों को स्काई सिटी में आने की परमिशन थी। आफ्टर ऑल इस नीचे की रैंक का वॉरियर यहाँ जिंदा भी नहीं रह पाएगा। हालांकि उन लोगों की बात अलग थी जो यहीं पर ही पैदा हुए थे। जाहिर तौर पर ऐसा कोई नहीं था जो रैंक 6 के वॉरियर्स के रूप में पैदा हुआ हो। हालांकि जब वे बड़े होंगे और जो रैंक 6 तक नहीं पहुंच पाएंगे उन्हें स्काई सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यही कारण था कि स्काई सिटी के ज्यादातर वॉरियर्स अत्यंत कुशल और पावरफुल होते थे। चलो भी चलकर अंदर देखें। रजत रस्तोगी, जिसे पहले कोई दिलचस्पी नहीं थी, अचानक उस शॉप में दिलचस्पी लेने लगा जब उसने बड़ी संख्या में वॉरियर्स को शॉप के पास से गुजरते हुए देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। चलो अंदर बहुत सारे वॉरियर स्किल कार्ड है। तुम्हें वो चीज भी मिल सकती है जिसकी तुमको जरूरत है, रिया ने स्टोर में एंटर करते हुए कहा। ऋतिक ने अपना फोन निकाला और देखा कि परी ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। अपना फोन वापस अपनी जेब में रखने के बाद वो अपनी टीम के पीछे पीछे स्टोर में चला गया। तुम स्काई एकेडमी का प्रतिनिधित्व करोगी। उसी समय मदान घराने में परी के पिता ने परी को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया और कहा, और इसका कारण। परी ने अपने पिता की ओर देखा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडा भाव था और उसके चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं दिख रहे थे। कोई कारण नहीं है, ये वही है जो मैं चाहता था। परी के पिता ने अपनी बेटी से बात करते समय अपना सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान फोकस करने के लिए अपना फोन अपनी बहन को सौंप दोगी। तभी परी के कुछ याद आता है और वो परी से आगे कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारे फोन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सनाया कमरे के दूसरी तरफ बैठी थी और परी का फोन हवा में लहरा रही थी और उसने परी से कहा। परी का फोन एक कस्टमाइज्ड मॉडल था। ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन थे जिन्हें वेरीफाइड करना पड़ता था, जिससे उनके लिए इसे बदलना मुश्किल हो गया था। ऐसा करने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। परी ने सनाया की ओर देखा और उसकी आंखों में एक तेज झलक थी। ओह माय डॉल, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे प्राइवेट मैसेज को चेक करूंगी। सनाया ने मासूम बनते हुए परी से कहा, ओह वैसे क्या तुम्हें वो लड़का याद है जिसके साथ तुम डेथ रीजन एकेडमी के बहुत करीब रही थी? वो अब पहले से ही यहाँ आ गया है। सनाया ने अपने चेहरे पर एक चालाक स्माइल लाते हुए परी से कहा, तुम मुझ पर अपनी नजर बनाए थी। परी में अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए उससे सवाल किया। मैं बस अपनी छोटी बहन की देखभाल करने की कोशिश कर रही थी। सनाया ने शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाली आए कहा, ये काफी है सनाया, परी के मामलों में हस्तक्षेप इंटरफेयर मत करो। परी के पिता ने सनाया से कहा। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ काफी असहाय महसूस करते थे। सनाया ने फिर से अपनी जीभ बाहर निकाली लेकिन अपनी छोटी बहन को उत्तेजित करने के लिए और कुछ नहीं कहा।
ठीक है, तुम उसे इनवाइट कर सकती हो, लेकिन उसे इसके लिए योग्य होना होगा। परी के पिता ने अपनी सीट से खड़े होते ही परी को इसके बारे में सूचित करने से पहले 1 मिनट तक इसके बारे में सोचा और कहा। उसके बाद वो कमरे से बाहर चले गए। परी को अचानक ऋतिक के बारे में याद आया और उसका ध्यान थोड़ा हट गया, लेकिन जल्दी उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलकने लगा। वाह, यहाँ बहुत सारे वॉरियर स्किल कार्ड है। वंशराज हमेशा से एक शांत इंसान रहा था, लेकिन जब उसने शॉप में एंटर किया तो अलग अलग टाइप की स्किल्स को देखकर वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो एक गांव के इंसान की तरह व्यवहार कर रहा था जिसने सिटी को पहली बार देखा हो। वो समय समय पर चिल्ला रहा था और हौंफ रहा था। ऋतिक ने चारों ओर देखा और पाया कि दीवारें बड़ी संख्या में कार्डों से भरी थीं और उनमें से ज्यादातर एक कांच के आवरण के अंदर रखे हुए थे। स्टोर में बहुत सारे कार्ड थे और उनमें से ज्यादातर गोल्ड स्किल्स से बने थे। उन्हें भी सावधानी पूर्वक वर्गीकृत किया गया था। आसपास बहुत सारे वॉरियर्स भी थे जो दीवारों पर लगे कार्डों को ध्यान से देख रहे थे। चलो उन लोगों पर नजर डालते हैं जिनके पास डायमंड की स्किल है, ऋतिक ने अपने साथियों से कहा। डायमंड स्किल यहाँ है। रिया वास्तव में स्टो से परिचित लग रही थी, क्योंकि ऋतिक को पास में मौजूद एक हेल्पर से पूछने का मौका मिलने से पहले ही वो रास्ता बता चुकी थी। जब वे दूसरे कमरे में गए तो उनका स्वागत एक चमकदार रोशनी ने किया। ये सभी डायमंड स्किल कार्ड है। कमरे को चारों ओर से देखने के बाद उन्होंने पाया कि तेज रोशनी दीवारों पर टंगे कार्ड्स पर सूरज की रोशनी के रिफ्लेक्शन के कारण आ रही थी। वे साफ साफ देख सकते थे कि यहाँ सभी कार्ड डायमंड की स्किल वाले थे। मैं स्वॉर्ड स्किल के लिए उन पर एक नजर डालूंगा। रजत रस्तोगी एक्साइटेड हो गया और साथ ही वो तेजी से उन स्किलों की ओर बढ़ गया जिन्हें वो चाहता था। चूंकि वॉरियर स्किल कार्ड्स को उनके हथियारों के अनुसार वर्गीकृत किया गया था, इसलिए रजत उन स्किल्स को आसानी से समझ सका था जिसे वो चाहता था। वंशरात और रमन चंदेला भी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए वे सभी रजत रस्तोगी के पीछे चले गए। कार्ड देखते ही वंश और उसके दोस्तों की लार टपकने लगी। तुम्हारे लिए तो यहाँ सब बकवास ही होगा, है ना? ऋतिक उसी जगह पर खड़ा रहा और उसने रिया से पूछा जो उसके बगल में थी। हाँ, यहाँ बहुत कुछ नहीं है। रिया डबल ब्रॉड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती थी। वॉरियर्स के बीच ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो इस हथियार को चुनते थे। यही कारण था कि इस टाइप की स्किल्स भी ज्यादा नहीं थी। मैंने हमेशा सोचा था कि ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो भाला चुनते होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा हथियार मेरे मुकाबले काफी दुर्लभ है। तुम पहली हो जिसे मैं डबल ब्रॉड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मिला हूँ। ऋतिक ने कुछ सोचते हुए रिया से कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पूर्वजों ने इन डबल ब्रॉड स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल किया था, रिया ने गर्व के साथ कहा। जब वायरस ने दुनिया पर हमला किया तो उन्होंने अपनी डबल ब्रॉड स्वॉर्ड से हजारों ज़ॉम्बीज को मार डाला था। उस समय आसपास कोई वॉरियर्स नहीं था। ऐसा क्या? फिर तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि वो महान पूर्वज कौन थे, ऋतिक ने एक्साइटेड होते हुए रिया से कहा। मेरे पास उनकी एक तस्वीर है, मैं इसे अगली बार तुम्हें जरूर दिखाऊंगी, रिया ने कहा। उसके बाद वे दोनों कमरे में इधर उधर घूमते रहे और जल्द ही उन्हें भालों का संग्रह मिल गया। वे सभी डायमंड स्किल लेवल के थे। हालांकि भाले के लिए बहुत ज्यादा स्किल नहीं थी, फिर भी वॉरियर स्किल कार्ड ने पूरी दीवार को भर दिया था। यहाँ तो काफी अलग अलग टाइप्स की स्किल है। ऋतिक ने दीवार पर ध्यान से देखा और वो सरप्राइज रह गया। ऐसे बहुत सारे वॉरियर स्किल कार्ड थे जो उसने बाकी शॉप्स में पहले कभी नहीं देखे थे। तुम देखो, मैं उस तरफ जा रही हूँ, ऋतिक ने दूसरी तरफ जाते हुए ऋतिक से कहा। ठीक है, ऋतिक ने उन स्किल कार्डों पर बारीकी से नजर डाली। हो सकता था कि भाला बाकी हथियारों जितना लोकप्रिय नहीं हो, लेकिन यहाँ अभी भी बहुत सारे स्किल कार्ड मौजूद थे।
हालांकि उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो उसके लिए उपयुक्त हो। दीवार के कोने पर ऋतिक ने अचानक देखा कि एक वॉरियर स्किल कार्ड था जो अद्वितीय लग रहा था। टाइगर ऑन द ग्राउंड। इसके डिस्क्रिप्शन के अनुसार टाइगर ऑन द ग्राउंड भाले की एक बहुत ही मांगी जाने वाली स्किल थी। इसे इस्तेमाल करने वाले की ताकत बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना स्किल से निकलने वाली एनर्जी मानव शरीर में समाहित नहीं होगी और न केवल ये दूसरों को प्रभावित करेगी, बल्कि इससे उसे कास्ट करने वाले का शरीर भी फट जाएगा। वॉरियर स्किल कार्डों को स्किल की पावर और उससे होने वाले खतरे के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। इस स्किल पर खतरे की संभावना 5 स्टार था। भाई, क्या तुम इसे लेने के बारे में सोच रहे हो? जब ऋतिक अभी भी कार्ड की जांच कर रहा था, तभी उसके बगल में एक आवाज आई। ऋतिक ने पीछे मुड़कर देखा कि लगभग 30 साल का एक हृष्ट-पुष्ट आदमी उसके बगल में खड़ा था और ऋतिक को देखकर मुस्कुरा रहा था। हाँ, मैं इसके बारे में सोच रहा था। ऋतिक ने हमें अपना सिर हिलाया। मैंने सुना है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने इस स्किल को सीखने का प्रयास किया था और उनमें से ज्यादा वॉरियर्स थे जो मारे गए। उस आदमी ने सख्त चेहरे के साथ ऋतिक को चेतावनी देते हुए कहा। ओह, ऐसा है क्या? ऋतिक ने कार्ड निकलते हुए अपना सिर हिलाया और उसे मशीन पर स्वाइप कर दिया। वीप वीप वीप। फिर उसके फोन पर एक नोटिस आया जिससे पता चला कि लेन देन हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और को इस कार्ड में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इसकी कीमत बेहद कम रखी गई थी। ऋतिक का अकाउंट जो उसके फोन से जुड़ा हुआ था, उसमें कार्ड खरीदने के लिए बिल्कुल सही कीमत थी। फिर अगले ही पल छोटी कांच की अलमारी उसके सामने आ गई। ऋतिक ने धीरे से कांच की अलमारी से डायमंड वॉरियर स्किल कार्ड उठा लिया। डायमंड वॉरियर स्किल कार्ड, टाइगर ऑन द ग्राउंड। तुमने सचमुच कार्ड खरीद लिया। जब उस आदमी ने ऋतिक को कार्ड उठाते देखा तो वो चौंक गया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे केवल मनोरंजन के लिए आजमाना चाहता था। रजत रस्तोगी की ओर जाने से पहले ऋतिक ने हंसते हुए कहा। ऋतिक की बात पर उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और इस यंग लड़के को याद दिला रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दयालु हरकत की सराहना नहीं की गई थी। वो नहीं जानता था कि ये कल्टीवेशन दूसरों के लिए कठिन हो सकती थी, लेकिन ऋतिक जैसे किसी इंसान के लिए ये बिल्कुल वही थी जो वो चाहता था। मुझे ये चाहिए। जैसे ही ऋतिक रजत रस्तोगी की ओर चल रहा था, ऋतिक ने उसकी आवाजें सुनी। वंशराज की नज़र डायमंड वॉरियर स्किल कार्ड में से एक पर थी और वो कार्ड खरीदने के लिए अपना फोन निकालने ही वाला था। एक तरफ हरो, मुझे ये चाहिए। ठीक उसी समय एक आदमी उनकी ओर आया और उसने तुरंत वंशराज को रास्ते से हटा दिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और उस स्किल कार्ड को स्कैन करने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? वंशराज ऐसा इंसान नहीं था जिसे आसानी से धमकाया जा सके। जब उसे धक्का दिया गया तो उसने तुरंत आइब्रोज सिकोड़ ली और उस आदमी की ओर घूरने लगा जिसने उसे धक्का दिया था। शानदार कॉम्बैट सूट पहने वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वो 20 साल का हो। मैंने कहा, मुझे ये चाहिए। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? उस आदमी ने व्यंग्य किया और वंशराज की ओर ऐसे देखा मानो वो किसी कमजोर को देख रहा हो। वो उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था मानो वो ही वहाँ का बादशाह हो। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।